हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और हमारा चल रहा है बच्चों अध्याय 7। अध्याय 7 के काफ़ी सारे पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में या दो पार्ट में अगर डाले जाते हैं सारे क्वेश्चन तो लंबे हो जाते। आपके लिए अच्छा रहे, आपके लिए देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट न हो आपका, इसलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। तो अध्याय 7 चित्रकला का है ना, वेरी इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर इसको हटाया गया था और इस बार ये चैप्टर आएगा और इसमें से क्वेश्चन की संख्या है वो भी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि सबसे हाई मार्क्स जो चैप्टर है आपके चित्रकला में वो 7 का ही है। ये 4 मार्क्स का है। इसके मार्क्स कितने हैं? 4 है। 4 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ से बड़े छोटे 1/2 के, 3/4 के और बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ से टारगेट होने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हैं 7 के अध्याय के, जो कि आपको देखने चाहिए, इनके नोट्स बनाने चाहिए। और एक बात और मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। आप कहीं भी देख लीजिएगा, कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इजी लैंग्वेज करके मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं ये मेहनत करती हूँ, तो आप दोनों के मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है ये वाला जो वीडियो है वो वीडियो है काफ़ी छोटा, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन डाल दिए। ये 3-4 क्वेश्चन मेरे को और लगे कि इंपॉर्टेंट हैं, ये डालने चाहिए, तो इनका वीडियो मैंने ये बनाया है। इससे नेक्स्ट जो मिलेगा आपको वो थोड़ा सा इससे बड़ा मिलेगा, क्योंकि 3/4 के या 1 नंबर के भी उनमें से कई बार पूछ लेते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने एक वीडियो में ही आपको इवनिंग तक वो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में कौन से कलाकार अमूर्तता में अग्रणीय थे? तो दक्षिण भारत में एक KCS पणिकर नाम के कलाकार थे। KCS पणिकर अमूर्त आर्टिस्ट। अगर ऐसे 1/2 के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो KCS पणिकर ये आर्टिस्ट का नाम है, कलाकार का नाम है। और इन्होंने क्या किया था? मद्रास के पास एक कलाकार गांव चोलामंडलम की स्थापना की। गांव का नाम है चोलामंडलम। कलाकार गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर कलाकार्य काफ़ी चलाया था इन्होंने। अमूर्त जो कलाकृतियाँ होती है, अब्स्ट्रैक्शन जो आर्ट है उसको बढ़ावा दिया था। उस गांव का नाम ही ये पड़ गया कलाकार गांव। तो यहाँ पर देखिए कैसे भी क्वेश्चन पूछे कि चोलामंडलम कलाकार गांव की स्थापना किसने की थी, तो KCS पणिकर ने की थी। KCS पणिकर ने की थी। ठीक है, दक्षिण भारत के थे ये। दक्षिण भारत में कौन से कलाकार जिन्होंने जो अमूर्तता में अग्रणीय थे, तो KCS पणिकर, जिन्होंने मद्रास के पास एक कलाकार गांव की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यही वाला क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच आर्टिस्ट वर द पाइनियर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन साउथ इंडिया? तो वही वाला क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में कौन से कलाकार हैं वो अब्स्ट्रैक्शन में अग्रणीय थे? पाइनियर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन साउथ। एब्स्ट्रैक्शन होती है अमूर्त कला। ठीक है, तो KCS पणिकर मैंने आपको पीछे बता दिया। KCS पणिकर इन साउथ इंडिया वो फाउंडेड चोलामंडलम एन आर्टिस्ट विलेज नियर मद्रास। मद्रास के पास कलाकार गांव चोलामंडल की स्थापना की। फाउंडेड चोलामंडल एन आर्टिस्ट एक कलाकार गांव KCS पणिकर ने। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कला के अंतर्राष्ट्रीयवाद से क्या आशय है? मतलब कला है वो इंटरनेशनलिज्म कैसे हो गई थी, से क्या आशय है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीयवादी कला वह है जिसमें एक कलाकार स्वतंत्र रूप से पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों की शैली का उपयोग करता है, जैसे क्यूबिज्म, अभिव्यक्तिवाद, अमूर्तता आदि। मतलब सभी प्रकार की कलावृत्तियों को आज़ादी से, स्वतंत्रता से अपनाता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई उसमें कला विद्यालयों की मान्यताएं उस पे लागू नहीं होती। स्वतंत्र रूप से
और नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रकार की कलाओं को जो अपनाता है। यानी कि पश्चिमी जो आधुनिक दूसरे देशों की जो प्रवृत्तियां थी उनका भी वह उपयोग करता है। जैसे क्यूबिज्म है, तो क्यूबिज्म है वो पश्चिम भारतीय यूरोपीय पद्धति है, हमारी नहीं है। तो हमारी वाली पद्धति भी अपनाए, दूसरे देशों की पद्धतियां अपना करके और नए रूप में कला का जो प्रेजेंटेशन देता है वह क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीयवादी कला का स्वरूप होता है। तो आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीयवादी कला वह है जिसमें एक कलाकार स्वतंत्र रूप से पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों की शैलियों को अपनाते हुए, उनका उपयोग करते हुए और काम करता है। जैसे क्यूबिज्म अपना लेगा, अभिव्यक्तिवाद अपना लेगा, अब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तता को अपना लेगा, तो वो क्या हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीयवादी कला का स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए यही वाला क्वेश्चन है, व्हाट इन मीन्ट बाय इंटरनेशनलिज्म ऑफ आर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीयवादी कला से क्या आशय है, व्हाट इन मीन्ट बाय इंटरनेशनलिज्म ऑफ आर्ट। तो देखिए इंटरनेशनलिस्ट आर्ट इज वन ऑफ ईच वन आर्टिस्ट फ्रीली यूज द स्टाइल ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न ट्रेंड्स सच एज क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनलिज्म, एब्स्ट्रैक्शन etc। एक्सप्रेशनलिज्म होता है अभिव्यक्तिवाद, एब्स्ट्रैक्शन होता है अमूर्तता, क्यूबिज्म होता है क्यूबिज्म जो कि ज्योमेट्रिक जिसमें आकृतियां बनती है, जैसे पीछे भी मैंने आपको बताया वर्गाकार, वर्ताकार, आयताकार, इस तरह की। तो ये सारी राष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल स्टाइल्स को अपना करके जो कला स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीयवादी इंटरनेशनलिज्म आर्ट होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आधुनिक कला कब आई। भारत में आधुनिक कला कब आई थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़े हैं बंगाल शैली का पढ़ा, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया था कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी जिसकी वजह से आधुनिक भारतीय कला को आना ही पड़ा था। तो वो था एक आधुनिकतावाद, एक कला आंदोलन के रूप में भारत में आया तब जब वह अंग्रेजों के अधीन था। वही बात है, यूरोपीय शैली हमारे भारतीयों पर, भारतीय कलाकारों पर थोप दी थी एक तरह से कि आपको यूरोपीय शैली में ही काम करना है। तो हमारी जो भारतीय शैली है ना, उसका क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। तो हमने देखो बंगाल शैली में पढ़ा था कि ईवी हेवेल ने चेताया था, एक अंग्रेज अधिकारी थे ईवी हेवेल, लेकिन वो भारतीय कला से इस कदर मतलब इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा भारतीयों कि आप कर क्या रहे हो, आप तो यूरोपीय शैली के पीछे अंधे होके भाग रहे हो, उसका अनुसरण कर रहे हो आप, आपकी जो शैली है भारतीय कला है वो अजर है, अमर है, अपार है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, तो आप उसको क्यों छोड़ रहे हो। तब क्या हुआ था, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत की थी बंगाल से, और इसी तरह से वो आधुनिक भारतीय कला को उन्होंने अपनाना शुरू किया कि हमें हमारा जो आधुनिक समय है वो दिखाना है, न कि यूरोपीय शैली में काम करना है। हाँ, हम शैली अपना सकते हैं, उनका तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हम हमारे विषय है वो भारतीय रखेंगे। तो वही एक भारत में आधुनिक कला का आगाज हुआ था उस समय ही। तो आधुनिकतावाद एक कला आंदोलन के रूप में भारत में तब आया जब वह अंग्रेजों के अधीन था। आपको ऐसा ही बताना है, इतना ही बताना है, इतने में आपका आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों के देखिए व्हेन डिड मॉडर्न इंडिया आर्ट कम टू इंडिया। तो आधुनिक जो भारतीय कला वो भारत में कब आई थी। तो मॉडर्नलिज्म एज एन आर्ट मूवमेंट कम टू इंडिया व्हेन इट वाज अंडर द ब्रिटिश। आधुनिक कलावाद है वो एक आंदोलन, एक मूवमेंट के रूप में भारत में आया था। जब आया था तब अंग्रेजों के अधीन हमारा इंडिया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आगे देखिए, एक दो क्वेश्चन और हैं। पारंपरिक कला ने कब अपना अर्थ खो दिया था। पारंपरिक जो प्राचीन समय से जो हमारे ग्रंथ हैं वो चित्रित हो रहे थे, हैंडमेड चित्र बन रहे थे, वो उन्होंने अपना अर्थ कब खो दिया था। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद प्रौद्योगिकी के अभूतपूर्व विकास से जो सामने आया उसमें उस पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया, जिसके द्वारा चर्चों और महलों को सजाया जाता था। देखो उद्योगों के विकास के साथ क्या हुआ था, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा विकास हुआ था। मतलब नए जो फोटोग्राफी है, जो कैमरा है, उनका विकास हो गया था। और उनका विकास होने के बाद में और जो पारंपरिक कला थी, जो कलाकारों के द्वारा जिसका विकास किया जाता था, जो भी पोर्ट्रेट बनाने होते थे वो कलाकार ही बनाते थे, तो उनका अर्थ तो अपने आप में खोना ही था। क्योंकि कैमरा के फोटोग्राफी के प्रयोग से और चित्रों की पूर्ति है वो जल्दी होने लगी थी। और इस प्रकार से जो पारंपरिक जो हमारी कला है, ट्रेडिशन जो आर्ट है, उसने अपना स्वरूप है वो अर्थ है वो खो दिया था। और किसी समय उसी ट्रेडिशन आर्ट से चर्चों और महलों को सजाया जाता था। तो देखिए, जैसे जैसे न्यू प्रौद्योगिकी का अभूतपूर्व विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे प्राचीन जो चीज़ें हैं वो हमारे आंखों के सामने भी कितनी कम हो रही है ना। तो इसी तरह से ट्रेडिशन आर्ट ने अपना अर्थ खो दिया था। इसी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं।
व्हेन डिड ट्रेडिशनल आर्ट लॉस इट्स मीनिंग, ट्रेडिशन आर्ट ने अपना व्हेन डिड ट्रेडिशनल आर्ट लॉस इट्स मीनिंग, ट्रेडिशन आर्ट ने पारंपरिक कला ने अपना अर्थ है, अपना जो मीनिंग है वो कब खो दिया था। तो वही बात है, द ट्रेडिशन आर्ट दैट डेकोरेटेड चर्चेज एंड पैलेसेज लॉस्ट इट्स मीनिंग, इट वाट इमर्ज फ्रॉम द emerged from the unprecedented development of technology after the industrial revolution। तो वही बात है कि उद्योगों के बढ़ने से जो प्रौद्योगिकी विकास हुआ था अचानक से, और इसी वजह से और हमारी जो ट्रेडिशन जो आर्ट है उसने अपना स्वरूप है वो खो दिया था। कोई समय में चर्च है, महल है, वो इस कला से सजाए जाते थे। और आज भी हम देख सकते हैं प्राचीन बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर ट्रेडिशन आर्ट के एग्जाम्पल आज भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इसका अर्थ है वो अपने आप खो गया था। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कैमरा है, फोटोग्राफी है, इनसे क्या हो गया था, इन चित्रों की पूर्ति जल्दी होने लगी थी, समय की बचत होने लगी थी, मेहनत कम करनी, इनकी जो कॉपियाँ हैं वो इनकी जो प्रतियाँ हैं वो निकल रही थी, तो लोगों की डिमांड है वो जल्दी पूरा हो रही थी। इस वजह से ट्रेडिशन आर्ट ने अपना मीनिंग है वो खो दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। समझाने की वजह से क्वेश्चन सिर्फ अगर आप नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन संख्या 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन समझाने की वजह से मैंने थोड़ा सा इर्द गिर्द इनके बताया है। समझाने की वजह से ये थोड़ा 10-11 मिनट का वीडियो हो गया है। वॉच करना, नोट्स बनाना। मेरा उद्देश्य सबसे ज़्यादा ये है बच्चों कि जो आपको चित्रकला में मटेरियल जो इजी वे में उपलब्ध नहीं होता वो हो, और आप इस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि आपको पता ही है कि नाम ही चित्रकला है, बाकी इसकी थ्योरी कैसी है, इसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन उठते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए ये प्रयास किया है। तो वॉच करना, और सबसे पहला उद्देश्य आपको नोट्स बनाने हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है ना, आपको फ़ायदा होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।